तो कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ दश्ते यारम पार्ट 6। शान अफसार आलम शावर लेकर ताज़ा दम हो चुके थे। वाइट शलवार कमीज़ पहने वो किसी हद तक तरोताज़ा सा लग रहा था। बाहर आकर उसने शान को आवाज़ दी। वो सब अब टीवी लाउंज में मौजूद थे। नसीम बेगम ज़हीर अल हसन के पास जा चुकी थी। गाज़िया ज़हीर भी ज़िद कर रही थी मगर नसीम बेगम ने उसे सख्ती से मना कर दिया। हीर भी अपने पापा और मामा के साथ बाद में आने का कहकर जा चुकी थी क्योंकि वो कल से ही एक ही सूट में थी और यहाँ भी कोई कपड़े नहीं थे, इसलिए वो चली गई थी। वरना उसका भी दिल नहीं चाह रहा था अपनी दोस्त को इस हाल में छोड़कर जाने के लिए। गाज़िया अकेलापन महसूस कर रही थी मगर शान किड्स हाउस से कुछ लड़कियां बुला लाया था जो उसके साथ उसे कंपनी दे सके। वो सबके दरमियान भी चुपचाप अकेली बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम बाऊजी। सब लड़कियां अदब से खड़ी होती अफसार आलम को सलाम करने लगी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो मेरे बच्चों, खुश रहो। वो हमेशा ही ऐसे ही उन सबसे मुखातिब होता, इतने ही प्यार से, इज्जत से, मान के साथ मिलता। शान भी एक साइड से निकलकर सामने आया। गाज़िया ज़हीर के माथे पे तेवरियां आई थी। बाऊजी, आपकी शादी हो गई है, अब हम इन्हें क्या बुलाएं, क्या कहकर पुकारे? एक लड़की ने मासूमी से सवाल किया। वो लगभग 14 या 15 साल की ही कम उम्र बच्ची थी। आप सब इन्हें भाभी कह सकती हैं। अफसार आलम को साथ ही एक शरारत सूझी। या आप इनको आंटी भी कह सकती हैं। इन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। क्यों एतराज़ नहीं होगा ना? मैं क्या आंटी लगती हूँ? खबरदार जो मुझे किसी ने भी आंटी कहकर पुकारा। भाभी भी नहीं कहना। मेरा नाम गाज़िया ज़हीर है, मुझे सब नाम से बुलाएं। गाज़िया ने उनकी तरफ अपनी शहादत की उंगली घुमाते हुए कहा। अफसार आलम भी सामने वाले ही सोफे पर सिर टिकाते बैठ गया था। वो उसकी बात में मुस्कुराया। जो वो चाहता था वो कामयाब हो गया था। वो बहुत देर से खामोश थी, उसे बोलते हुए सुनना चाहता था। अफसार को वो अब भी बोल भी रही थी तो बिल्कुल पहले वाली गाज़िया लग रही थी। जी बाऊ, आप मुझे बुला रहे थे? चाय बना दूँ मैं? चाय बना दो मुझे। बाऊ, हम बना दें? लड़कियां तैयार हुई थी। वह अफसार आलम की खिदमत में इसी तरह हम वक्त तैयार रहती थी मगर अफसार आलम सारे काम खुद करता था, अपने सिवाय खाने के और चाय बनाने के। नहीं मेरे बच्चे, आप लोग मेहमान हो, सो अभी साथ में छोटी भी हो। हाँ, अलबत्ता आप लोगों की भाभी बना दे तो मैं ज़रूर पीऊँगा। गाज़िया ज़हीर ने आंखें दिखाई अफसार आलम को, जबकि वो बच्चियां गाज़िया ज़हीर की मन्नतें करने लगी। उसे मजबूरन उठना ही पड़ा मगर वो फ़ौरन ही बैठ गई। मुझे चाय बनानी नहीं आती, मैंने कभी नहीं बनाई। भाभी, हम आपको सिखा देंगे। क्या तुम लोगों को चाय बनानी आती है? ऑफ कोर्स आती है बाऊ, बाकायदा कंपटीशन करवाते हैं हर चीज़ का। तालीम के साथ साथ सलीका भी सिखाते हैं हमें। वो उन्हें लेकर किचन में चली गई। गाज़िया ज़हीर को पहली बार ना जाने क्यों एहसास हुआ कि उसे भी चाय तो बनानी आनी ही चाहिए थी। अफसार ने भी मज़ीद उसे तंग करना मुनासिब न समझा। हाँ, अलबत्ता शान की बात उसने सुन ली थी। बाव, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया, पहले खाना खा ले, बाद में चाय पीना। गाज़िया ज़हीर को भी एक लम्हे के लिए एहसास हुआ कि वो आज कम से कम सिर्फ उसकी फैमिली के लिए भूखा रहा है। उसने ताहिरा नामी लड़की को खाना गर्म करके दिया और बाहर भिजवा दिया। अच्छा, तो मेरे बच्चों ने शान की बात सुन ली थी और ये भाभी ने भिजवाया है। गाज़िया के मना करने के बावजूद भी ताहिरा ने सच बता दिया। वो दांत मीचती साइड पे खड़ी मंज़ाह को चाय बनाते देख रही थी। अफसार आलम भी चुपचाप बैठकर खाना खाने लगा। अभी उसे महसूस हुआ कि वाकई ही वो भूखा है। एसएसपी दावर मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा था। एसएसपी, खैर तो है, इतनी रात गए आप हमारे पास आए हैं? मेरी बेटी को आप ले आए हैं। किसी ने शरारत करके आपको कॉल कर दी और आपने उसकी बात ही नहीं सुनी। क्या लोगों की पहचान नहीं है आपको? माफ़ कीजिएगा एसपी साहब, हमें जिस शख्स ने कॉल की वो सुलझे हुए लोग थे और आपकी बेटी पब्लिक प्लेस पर जिस तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इससे हमें भी यही लगा। शट अप डॉक्टर, बुलाओ मेरी बेटी को। जी जी ज़रूर। दावर थोड़ा गुस्सा हुआ तो डॉक्टर भी खामोश हो गया। कॉल करके जेलिया दावर को बुलाने का कहा। पापा, उसने अंदर आते ही बाप को आवाज़ दी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, अब हम चलते हैं। दावर ने उठते हुए डॉक्टर से इजाज़त ली मगर अपनी बेटी को इग्नोर कर दिया। जेलिया ने गुस्से से डॉक्टर को देखा और बाहर निकल गई अपने पापा के हमरा। वो पुलिस की गाड़ी में ही थे क्योंकि वो घर से नहीं आया था, वो डायरेक्ट ड्यूटी से वहाँ आया था।
कुछ पुलिस एहलकार भी साथ थे। वो जितना सख्त खिलाफ थे उस बात के कि उसकी बेटी को लोग मेरे हवाले से ना पहचाने, वो यूं बेपर्दगी के साथ किसी के सामने ना आए। उन्होंने कभी उस पर रोक टोक बेजा सख्ती नहीं की थी, मगर उसे इतनी भी आज़ादी रास नहीं आई थी। वो दिन ब दिन खुद सरमुफट बदतमीज़ होती चली जा रही थी। दावर ने भी खामोशी इख्तियार की हुई थी और अभी जेलिया में भी हिम्मत नहीं हो रही थी उनसे बात करने की। उसे शर्मिंदगी भी हुई कि उसका बाप थका हारा ड्यूटी से वापस घर आराम करने की बजाय उसके पीछे ख्वार हो रहा है, मगर वो अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय खुर्रम जकी पे हाथ साफ करने का सोचने लगी। आ गए तुम दोनों। वो खाना खाकर फ्री हुआ ही था जब ज़ीशान और खुर्रम जकी किसी किड्स हाउस की रिहायशी हिस्से में आए थे। तुम दोनों ने खाना खा लिया? वो किसी बाप की तरह फिक्रमंदी से दोनों की तरफ मुँह करके पूछा। जी बाऊ, खा लिया। स्टडी रूम में चलो, मैं वहीं आता हूँ। चाय वहीं ले आएगा शान। जी भाऊ जी, ज़रूर। शान ने भी ताबेदारी दिखाई। वो दोनों उठकर बैग पे बनी स्टडी रूम की तरफ जाने पड़ गए। गाजिया ज़हीर अभी भी किचन में रखे डाइनिंग टेबल पे बैठी उन बच्चियों से इधर उधर की बातें सुन रही थी। खुद तो वो दूर कहीं अपने पापा के साथ थी। वो अभी से उदास हो रही थी, चंद घंटों में ही अपनी मम्मा और बाप दोनों के लिए, मगर हालात ऐसे थे जिसकी वजह से उसे चुप ही रहना बेहतर लगा। मगर अबसार आलम के चंद अल्फाज पे उसके कान खड़े हुए थे। तुम चलो स्टडी रूम में, मैं अभी आता हूँ वहाँ। यहाँ बच्चों के सामने बात करना ठीक नहीं है। इन बातों ने उसे चौकन्ना किया था। मुझे आंखें बंद करके यहाँ नहीं रहना चाहिए। मुझे आंखें, कान, नाक बल्कि अपनी हर एक हिस्स को बेदार रखना होगा। मुझे जानना होगा कि आखिर हर राज के पीछे क्या छुपा है। इस खूबसूरत तरीन आदमी के पीछे कौन है? एक शैतान या एक मसीहा? मेरे पापा पे कातिलाना हमला किसने किया है? मैं बेटी हूँ तो क्या अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकती? नहीं, मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। मुझे अपने सामने सच्चाई को खुद ही लाना होगा। वो सोचती हुई अपने जहन को किसी प्लान के मुताबिक तैयार कर रही थी, यानी प्लान तरतीब दे रही थी। सुनो, तुम सब अपने अपने रूम में जाओ, मतलब अपने घर जाओ। मैं थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। ठीक है भाभी, आप बहुत प्यारी है। आप दोनों की जोड़ी अल्लाह हमेशा सलामत रखे। सब ने बारी बारी उसे प्यार किया और अपने साथ वाले अपार्टमेंट में चली गई। गाजिया ज़हीर उन्हें जाता देखती रही और फिर शान को कहकर वो अबसार आलम के रूम में चली गई। शान जब चाय लेकर स्टडी रूम में गया तो वो भी खिड़की से हटकर उसके पीछे दबे कदमों पहुंच गई। खुर्रम, प्लान के मुताबिक आज हमें वहां पहुंचना है, क्योंकि अभी लोहा गर्म है, अभी से चोट लगाना ज़रूरी है। इससे पहले कि सब चौकन्ने हो जाए, हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। दावर भी वहां पहुंच जाएगा, उसे भी सारी सूरत हाल का पता है। जमाली भी अंदर है और फ़खरी भी अकेला है। जस्टिस को भी निकाह ठिकाने लगा दिया है। गाजिया ज़हीर ने मुंह पर हाथ रखा था। हैरत से और सदमे से उसका मुंह खुले का खुला रह गया था। अच्छा, तो मैं सही थी, वो सिसकी, मगर दरवाजे से नहीं हटी थी। सोच गाजिया ज़हीर, तुम्हें इन गुंडों के चुंगल से कैसे निकलना है। अबसार आलम एक लम्हे के लिए चुप हुआ और फिर गोया हुआ। अपनी तहकीक के मुताबिक वो ब्लैक मनी वहीं होनी चाहिए और उसे आज हर रात में अपनी तहवील में लेना होगा। अब चलो, गाड़ियाँ तैयार करो और शान, तुम यहीं रहोगे। गाजी अकेली है, उस पर नज़र भी रखना, वो बहुत जज्बाती है। अबसार आलम ने किसी और लिहाज से कहा था, मगर गाजिया ज़हीर उसे भी गलत रंग दे रही थी। वो वहाँ से हट गई थी। वो तेज़ी से अपने रूम में आई थी। उसे अभी करना था जो भी करना था। वो सोचते हुए पहले टहलने लगी, मगर बाद में कंबल ओढ़कर सोती बन गई। कदमों की आवाज़ उसके करीब आकर रुकी थी। वो सोती बनी पड़ी थी। अबसार आलम ने दराज से पिस्तल निकाला, उसे अपनी मतलूबा जगह पे रखा और फिर बेड के साइड से घूमकर दूसरी साइड पर आया, जहां गाजिया ज़हीर कंबल सर तक तान कर सो रही थी। उसने बहुत आहिस्तगी से कंबल सर से हटाया। चंद लम्हे उसे देखता रहा। उसके कॉफ़ी कलर के जैसे बाल बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अबसार आलम को उस पर बहुत प्यार आया। आज अपना प्लान कैंसिल करने को चाहता है। उसने माथे पे आए नन्हे से पानी के कतरे को अंगूठे से साफ किया और अपने ब्लैक सिल्की बालों में उंगलियां फंसाता बेइख्तियार उस पे झुका था। ज़रा से होंठ उसके लबों पे रखे थे, मगर अगले ही पल गाजिया ज़हीर सारा ड्रामा भूल चुकी थी। उसने दोनों हाथ अबसार आलम के सीने पे रखे और मुंह दूसरी साइड पे करती उठने लगी थी। अबसार ने उसकी हरकत पे अपना हाथ तकिए से हटा लिया था। आई एम सॉरी गाजिया, मैं समझा तुम सो रही हो। वो बिला वजह
शर्मिंदा हुआ और तुमने सोचा इसके सोने से फ़ायदा उठा लूँ? क्यों बिला वजह गुस्सा कर रही हो गाजिया? मैं बस तुम्हें अपना महरम समझकर ही करीब हुआ, और ऐसा भी मैंने कोई जुल्म नहीं किया। क्या मैंने वो कूल सा बंदा अभी भी कूल ही रहा? तुमने जो समझना है समझो। मैं इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को नहीं मानती। तुम्हारे फेंके हुए जाल में मैं आ तो गई हूँ, मगर मुझे इसे कतरना भी आता है। मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ और अपने वालिदैन की भी। गाज़िया ज़हीर कभी अपना अकल भी इस्तेमाल कर लिया करो। इतना ही आज मुझे सुनाओ जितना तुम कल सुन सको। अच्छे बुरे में पहचान की सलाहियत पैदा करो खुद में। अपने और बेगानों में फ़र्क करना समझो। मैं अभी जा रहा हूँ, आराम से सो जाओ, कल बात करेंगे। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो। अबसार आलम का जैसा जाहिर है वैसा ही बातिन है। आजमा लो, और ये गाड़ी की चाबी है। और अकेली मत जाना, कहीं भी टाइगर को बोल देना मुझे बताए बगैर तुम्हें कहीं भी ना ले जाए। मेरे हाथ साफ है, ये देख लो। उसने अपने हाथ गाज़िया ज़हीर के सामने किए और फिर बाहर चला गया। हाथ साफ से मुराद उसकी ये थी कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। क्या कभी कोई खून खराबा नहीं किया। गाज़िया ज़हीर उससे उलझना नहीं चाहती थी, मगर उसकी आखिरी बात पे और चाबी देने पे झिड़की ज़रूर थी। कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया। जैसे मैं उसी के कहने पे तो चलूँगी। आया बड़ा मुझे समझाने वाला। वो सर को झटका देती ड्रेसिंग के सामने आई, अपनी शर्ट को खींच तान कर सीधा किया। किचन में आई। खान किचन में ही था। काम वाली अपने क्वार्टर में जा चुकी थी। शान अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था। भाभी आप सोई नहीं अभी तक? शान, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई गोली है तो मुझे दे दो। अच्छा, मैं लेकर आता हूँ। वो जैसे ही बाहर निकला, गाज़िया ज़हीर ने अपनी मुट्ठी में पकड़ी टैबलेट, जो कि स्लीपिंग पिल्स थी, अबसार आलम के रूम से ही उसे मिली थी। ज़हीर अल हसन भी ये ही यूज़ करते थे। कभी कभी अबसार आलम को भी ज़रूरत पड़ जाती थी, वरना वो सोता ही कितना था। उसकी नींद 10 मिनट में पूरी हो जाती थी। जितनी मेहनत उसने की थी उसे आदत हो गई थी ना थकने की। वो गोश्त पोश्त का बना हुआ एक नरम पत्थर था, क्योंकि उसका दिल सख्त नहीं हुआ था। वो दोबारा अपनी जगह पे आ खड़ी हुई। शान भी टैबलेट ले आया। ये ले टैबलेट, आप ले लें। और आप कॉफ़ी पियेंगी? नहीं, मुझे फिर नींद नहीं आएगी। गाज़िया ज़हीर ने इनकार में सर हिलाया और अपने बेडरूम में जा खड़ी हुई। कद आवर खिड़की में लाउंज की तमाम एक्टिविटीज़ नज़र आती थी। शान का और दिगर का वो बड़ा सा बेडरूम, जिसमें बहुत सारे सोफ़े रखे हुए थे। वो आम सोफ़े नहीं थे, वो रात को बेड का काम देते और दिन को सिटिंग रूम का। वो ड्राइंग रूम भी था। बहुत जदीद तर्ज पे बना हुआ वो घर किसी की शानदार चॉइस का मुंह बोलता सबूत था। गाज़िया ज़हीर ने शान को अपने रूम में जाते देखा। वो खुद अपनी चादर ठीक करती, अबसार आलम की दी हुई चाबी उठाती बाहर निकल आई थी, मगर वहाँ काफ़ी सख्त पहरा था। देखकर वो चौंक गई थी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो मायूस वापस पलटने लगी थी जब एक देव हेकल जैसा शख्स उसके सामने आया। वो डरकर पीछे हटी थी। उसकी आंखें ही नजर आ रही थी, बाकी वो एक नैप के जैसा मास्क लगाए हुए था। उसकी हाइट बहुत बड़ी होने की वजह से गाज़िया ज़हीर को वो कोई जिन भूत जैसा लग रहा था। भाभी, आपको कोई काम है तो मैं आपको ले चलता हूँ। उसकी आवाज़ भी दहाड़ते हुए किसी टाइगर जैसी ही थी। कहाँ ले जाएंगे मुझे? जहाँ आप कहेंगी। बॉस का हुक्म है कि आप अकेली कहीं नहीं जा सकती। ये बॉस भी कोई भला है, मुझे तो लगता है। वो बड़बड़ाती कुछ सोचते उसके साथ बाहर निकल गई, ये जाने बगैर कि उसे जाना कहाँ था। आपका नाम क्या है? टाइगर। टाइगर ने बिल्कुल सीधे तक देखते हुए जवाब दिया। टाइगर भी कोई नाम होता है? ये तो जानवरों का नाम होता है। मुझे भाऊ टाइगर कहते हैं, तब से हर कोई टाइगर कहता है। ओह, मुझे भी अब ये नाम पसंद है। तभी टाइगर जैसी खाल पहनी है। वो खामोश हो गया। उसने अदब से सर झुकाया, गाज़िया ज़हीर के सामने नहीं, अबसार आलम के सामने। भाऊ, वहाँ कितना खतरा हो सकता है? आपने भाभी को क्यों आने की इजाज़त दी? खुर्रम ज़की और अबसार आलम को सिक्योरिटी के साथ एक गाड़ी में मौजूद थे, जबकि दो और भी गाड़ियां उनके हमराह मौजूद थी। एक आगे और एक पीछे थी। अबसार आलम की गाड़ी में जो सिस्टम लगा हुआ था वो तकरीबन हर गाड़ी में मौजूद था। उसके अंदर लगा वो सिस्टम से वो सब कुछ जान जाता था, जैसा कि उस गाड़ी में क्या हो रहा है, उसकी तमाम लोकेशन, इसमें मौजूद तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स की चेकिंग, उनकी एक्टिविटीज़।
उनके पास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो किससे मिल रहे हैं, अपना काम कैसे अंजाम दे रहे हैं, वो सब कुछ अब्सार आलम अपनी गाड़ी में लगे इस लैपटॉप की स्क्रीन पे देख सकते थे। और ये बात बेहद खुफिया थी, सिवाय चंद खास लोगों के, जिसमें खुर्रम ज़की, ज़ीशान, शान और टाइगर शामिल थे। उसके घर से लेकर गाड़ी तक, और सिर्फ ये ही नहीं, उसके इदारे किड्स हाउस में भी ये सिस्टम मौजूद था। और कुछ ऐसे सायरन भी नस्ब थे जिससे अगर कोई खतरा लाहक हो तो वो सब तो क्या, पूरा मोहल्ला अलर्ट हो सकता था। गाजिया ज़हीर जब सब बच्चियों को भेजकर अब्सार आलम के रूम में गई, उसी वक्त स्टडी रूम में लैपटॉप ऑन हो गया था। गाजिया ज़हीर शान के जाने का वेट करते करते खुद को भी तैयार कर चुकी थी। जैसे ही शान चाय की ट्रे लेकर वहां पहुंचा, उसके पीछे ही गाजिया ज़हीर लपकी थी। अब्सार आलम, जो उसे पहले विंडो में पुरसोच नज़रों से शान को देखते हुए दिलचस्पी से देख रहा था, उसका स्टडी रूम की तरफ आना खटका था। और जैसे वो बाहर आकर कान लगाकर गेट पे रुकी थी, अब्सार आलम की छठी हिस्स बेदार हो गई थी। इसलिए उसने इशारे कुना अंदाज में बात की थी और फिर इन सब को जाने का कहा। वो नजरें लैपटॉप पे जमाए हुए उसके तेज तेज कदम उठाता देखता रहा। जब वो रूम में आई, उससे लेकर कंबल ओढ़ने तक वो उसे देखता रहा। और फिर वो एक फैसला करते हुए उठा और टाइगर के पास गया, जो स्टडी रूम के बराबर थोड़े ही फासले पे था। अब्सार आलम ने उसे सारी बात समझाई और उससे कहा कि जैसे वो कहे, जहाँ वो कहे उसे ले आना, ताकि वो मुझसे बदगुमान होना छोड़ दे। ये बात उसने सिर्फ सोची थी, लबों पे नहीं लाया था। कैमरा ऑन कर लेना ताकि मुझे एक एक पल की खबर हो। अगर तुम वहाँ किसी भी किस्म का खतरा देखो, तुम्हें सिर्फ शक भी हो, तो तुम्हें मेरी नहीं अपनी भाभी की हिफाजत करनी होगी, बल्कि बिल्कुल मेरी तरह, जैसे तुम मेरी केयर करते हो। समझना, अब्सार आलम खड़ा है और उसको खतरा है। जी भाऊ। इन सब बातों के जवाब में बस उसने इतना ही कहा था, टाइगर ने और सर झुका लिया था। हमें चलना है तुम्हारे भाव के पीछे। जी। टाइगर प्लान के मुताबिक चल रहा था। अब्सार ने उसे कहा था कि उसे शक नहीं होना चाहिए। आप मजाक कर रही है क्या? नहीं, मैं सीरियस हूँ, मगर मैं आप को वहाँ नहीं ले जा सकता। ये तुम्हारे बॉस का हुक्म है क्या? उन्होंने ही मुझसे कहा था ना कि आप मेरे साथ वहीं चलेंगे जहाँ मैं कहूँगी। तो मैं अब तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तुम वहीं चलो और कुछ मत पूछो। और वो मुअद्दब होकर सर झुका गया। उसके कान में लगे हुए ब्लूटूथ में आवाज़ उभरी थी, टाइगर गाड़ी मूव करवाते, मूव करो, इदारे में कुछ मशकूक अफराद नजर आ रहे हैं। अब्सार आलम ने टाइगर को खबरदार किया। अपनी गाड़ियां भी मोड़ ली। शान गोलियों के जेरे असर था, मगर उसकी सिक्योरिटी अलर्ट हो चुकी थी। कुछ लोगों ने जैसे ही ऊपर दीवारों पे फलांगने की कोशिश की, सायरन बजना शुरू हो गए थे। गाड़ी तेज तेज चला। खुर्रम, वो बहुत घबरा गया था, बिल्कुल ऐसे जैसे उसके अपने बच्चे हो, जैसे उसकी जिम्मेदारी थे, जैसे वो ही तो उनका बाप था, उनकी माँ थी। एसपी किड्स हाउस में कुछ अफराद घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आता हूँ और करीबी थाने की पुलिस भेजता हूँ। अब्सार आलम शायद थोड़ा लेट हो गया था। वहाँ एक ज़ोरदार धमाका हुआ और सब कुछ धुएं में तब्दील हो गया। अब्सार आलम का वहाँ से राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया। अब्सार आलम के मोबाइल पे एक अननोन कॉल आ रही थी। अब्सार आलम ने कॉल उजरत में अटेंड की और कान से फ़ोन लगाया। क्या हुआ, घबरा गए बाबूजी? फ़खरुद्दीन की आवाज़ माउथ पीस से उभरी थी। अच्छा, तो रस्सी जल गई, मगर बल अभी बाकी है। फ़खरुद्दीन, जिसकी जितनी लिखी है उससे ज़्यादा मैं दे नहीं सकता। क्यों फ़ोन किया? उसकी आवाज़ बहुत भारी हो गई थी। धमाका मामूली सा था। दावर को कॉल करके बोल दे जमाली को छोड़ दे, और शिप दोगे जो हमें पाकिस्तान से दूर ले जाएगी। और एतराफ़ कर लो कि जस्टिस ज़हीर अल हसन पे कातिलाना हमला तुमने किया। लैपटॉप की स्क्रीन दोबारा रोशन हुई थी। कुछ नकाबपोश अंदर दाखिल होकर कुछ बच्चियों और बच्चों और उनके साथी टीचर्स को ज़ेर गमाल बना चुके थे। फ़खरी इसीलिए अब्सार आलम को कॉल करके शेर बन रहा था। ठीक है फ़खरी, मुझे मंजूर है तुम्हारी शर्त। मैं अभी दावर से कहकर जमाली को रिहा करवाता हूँ, और वहाँ तब तक पुलिस नहीं पहुँचनी चाहिए, वरना तुम्हारे सब बच्चों को मेरे आदमी आग लगा देंगे। आग तो तुमने लगा दी है, अब बुझती कैसे है ये मैं नहीं जानता। अब्सार ने कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अब्सार आलम ने गाड़ी टाइगर के बराबर ले आया और उसे गाड़ी रोकने का कहा। टाइगर ने गाड़ी रोक दी थी, क्योंकि गाजिया ज़हीर टाइगर पे चिल्ला रही थी। गाड़ी टर्न करने पे वो समझी थी कि टाइगर उसकी बात सुन के कहीं
सुन करके कहाँ जाना है? गाड़ी रिवर्स की है। तभी अफसार आलम ने उसे गाड़ी रोकने का कहा। खुर्रम, ज़ीशान तुम वहाँ जाओ और मेरी कॉल का इंतज़ार करो। मगर बाऊ आप यूँ अकेले? वो दोनों बेक वक्त परेशान होकर बोले। इस वक्त तुम लोगों को मेरी नहीं, उन मासूम बच्चों की जान बचानी चाहिए। मैं अब मर भी गया तो खुर्रम ज़की और तुम सब इस मकसद को भूलना मत। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, आमीन। आप ऐसी बातें ना करें, मैं टाइगर को साथ ले जा रहा हूँ और तुम्हारी भाभी भी साथ ही है। जाओ तुम अब जल्दी, वहाँ सबको ऐसा लगना चाहिए कि मैं घर पे हूँ। ये मेरा फ़ोन रखो, तुम्हें मेरी आवाज़ में बात करना आती है। फ़खरी की हर बात से मुझे आगाह रखना और उसे बातों में लगाए रखना। उसे यही लगेगा कि मैं घर पर हूँ। ओके ओके भाऊ, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, दोनों ने मिलकर कहा और आगे बढ़ गए। गाजिया ज़हीर गाड़ी से नीचे उतरने की बार बार कोशिश कर रही थी, मगर टाइगर अंदर से लॉक कर चुका था। अफसार आलम ने बैठते साथ ही लैपटॉप ऑन किया। वहाँ बच्चे सब परेशान एक कोने में दुबके बैठे थे। गाजिया ज़हीर ने भी सामने स्क्रीन पर नजरें जमा ली थी। कुछ नकाबपोश गुंडे गने लेकर उनके सरों पे शिकारी कुत्तों की तरह चक्कर लगा रहे थे। गाजिया के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये सब क्या हो रहा है? अफसार आलम, गाजिया ज़हीर ने कपकपाती आवाज़ में कहा। अफसार ने जैसे सुना ही नहीं था। वो इस वक्त कुछ सुनना भी नहीं चाहता था, कम से कम गाजिया ज़हीर को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसने शान की कॉफ़ी में स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी। अगर वो सोया ना होता तो कोई चिड़िया भी वहाँ पर नहीं मार सकती थी। अफसार आलम की रोशन सी पेशानी पे बहुत सी नन्ही नन्ही सी लकीरें उभरी थी। ऐसे बना था वो जब्त की इंतहाओं पे था। मुझे उतार दे आप यहीं, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। गाजिया ज़हीर ने एक बार फिर उसे मुतवज्जा करने की कोशिश की। टाइगर गाड़ी रोको। भाव यहाँ वीराने में क्या हुआ? तुम नीचे उतरो। टाइगर ताबेदारी से नीचे उतर आया। अफसार फ्रंट सीट से ड्राइविंग सीट पे आया और गाड़ी को हवाओं की रोश पे रख दिया। गाजिया ज़हीर अफसार आलम का ये रूप देखकर अंदर तक खौफजदा हुई थी। अफसार आलम के रोशन से माथे पे सिर्फ लकीरें नहीं उभरी, उसके हाथों के ऊपर बना वो नसों का जाल भी बहुत नुमाया हो रहा था। वाइट सूट पे वाइट वॉस्कट पहने वो सदियों का थका हुआ पजमर्दा सा लगा गाजिया ज़हीर को। कुछ तो है जो गलत है, जो मेरी आंखों से ओझल है। गाजिया ज़हीर उस भागती हुई गाड़ी में बस यही एक बात सोच रही थी। टाइगर अपना मास्क लगाए किसी स्टैच्यू की तरह फ्रंट सीट पे बैठा था। गाड़ी में हू का आलम था। गाजिया की हालत बहुत ही अजीब हो रही थी। बच्चे लैपटॉप की स्क्रीन पे सिसक रहे थे और यूं दुबके बैठे थे जैसे किसी इंसान को देखकर कछुए अपने खौल में मकीद हो जाए। गाजिया ज़हीर की नज़रें बार बार स्क्रीन पे उठती थी और फिर अफसार आलम की हालत पे। क्या वाकई ही गाजिया ज़हीर, तुमने इसे समझने में गलती कर दी है? वो खुद को फिर से टटोलने लगी, मगर उसके अंदर भी गाड़ी के अंदर जैसी दबीज खामोशी थी। रात अंधेरी तरीन हो रही थी। शहर की अनगिनत रोशनियां उस अंधेरे को निगलने में नाकाम हो रही थी। अफसार आलम तो जैसे अपनी सुध-बुध खो बैठा था। गाड़ी हिचकोले खा रही थी, कहीं जंप कर रही थी, कहीं वो उछलकर अगली सीट के साथ जा लगती, तो कभी वो सहम कर दिल पे हाथ रखती। वो उस वक्त को ही कोस रही थी जब अफसार आलम के घर से बाहर निकली थी। इतनी खौफनाक ड्राइविंग, और उस पे उसे मुंह खोलने की भी इजाज़त नहीं थी। वो जैसे ही कुछ पूछती, अफसार आलम तब कर कोई नया ही काम कर देता और वो अपनी बेइज्जती पे दुबक कर बैठ जाती। उसने 2 दफ़ा बात करके देख ली थी और नतीजा उसके सामने था। एक गाड़ी एक शानदार बिल्डिंग के सामने रुकी। अफसार आलम नीचे उतरा था और फिर टाइगर को सर के इशारे से उतरने का कहा। खुद गाजिया ज़हीर वाली साइड पे आया, जहां वो सर उठाए अपनी गोद में दोनों हाथ रखे अफसार आलम के किसी हुक्म का इंतज़ार कर रही थी। नीचे उतरो, अफसार आलम ने नरम लहजे में मगर हुक्म देते हुए कहा। गाजिया को तो यूं लगा था वो बिला चूचारा करे नीचे उतर गई। बात सुनो गौर से मेरी। टाइगर, गाड़ी से अपना सारा सामान उठाओ। तुम अपनी चप्पल गाड़ी में रखो। वो गाजिया ज़हीर से मुखातिब हुआ। गाड़ी कुछ फासले पे खड़ी थी। गाजिया ने चप्पल उतार कर गाड़ी में रखी। गाजिया, तुम्हें आज इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी बचाने में मेरा साथ देना होगा।
दोगी मेरा साथ? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। गाजिया ने भी फौरन हाथ अफसार के हाथ पे रखा। अफसार आलम ने महसूस किया कि उसके हाथ यक ठंडे हो रहे हैं, मगर इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा उस काम की फिक्र थी जो वो करने आया था। मैं साथ हूँ, तुम डरना मत। वो सर झुकाए फर्माबरदारी से सुनने लगी। तुम यहाँ से जितना हो सके तेज़ तेज़ भागोगी, इतना तेज़ कि तुम्हारा सांस फूल जाए। टाइगर एक गुंडा बनकर तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगा। वो थोड़ा फासले पे रहेगा। तुम चौथे घर का दरवाज़ा और बेल यूं बजाओगी जैसे वाकई ही तुम बहुत डरी हुई हो। अंदर से कोई पूछे तो उसे कहना, प्लीज़ दरवाज़ा खोले, मैं मुसीबत में हूँ। जो भी वास्ते आते हों सब दे डालना। और वैसे भी तुम्हें देख कर वो गेट बिला हिलोहज्जत ही खुल जाएगा। तुमने तब तक दरवाज़ा बंद नहीं करना जब तक टाइगर वहां ना पहुंच जाए। वो नफ़ी में सर हिलाती हुई आगे बढ़ने लगी। एक लम्हे के लिए गाजिया ने अपनी आंखें बंद की। खुद को तैयार करके बच्चों को वो उतरे हुए चेहरे याद करती खुद को तैयार करने लगी। और फिर जैसे उसे अफसार आलम ने कहा था ऐसे ही उसने शुरू किया। टाइगर भी उसके पीछे भाग रहा था, ब्लूटूथ कान से लगाए। अफसार ने भी उनके पीछे ही जाना था, मगर वो पहले गेट खुलना ज़रूरी था। खुर्रम, क्या सिचुएशन है, सुनाओ। फ़खरी बार बार कॉल कर रहा है, मगर डिस्कनेक्ट भी जल्दी कर जाता है। शायद उसे कॉल ट्रैप होने का डर है। दावर भी जमाली को लेकर आ रहा है। आप सुनाएं, सब ठीक है? मैं भी अंदर ही जाने की तैयारी कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह हम हक पर हैं। खुर्रम जीत हमारी ही होगी, उसे शक नहीं होगा। अब जब जमाली भी आ रहा है तो वो खुद को पावर ऑफ मैन समझ रहा होगा। चलो मैं अंदर जाता हूँ, देखो क्या सूरत हाल है। हाँ तुम कंप्यूटर संभालो ताकि तुम भी हर खबर लिए तैयार रहो। जी जी भाऊ, आप टेंशन मत ले। हम बहुत बड़ी मुसीबतों से बाहर आ गए हैं, तो इसको भी सब मिलकर झेल लेंगे इंशाअल्लाह, अफसार ने कहा और आगे बढ़ गया। अफसार आलम ने दावर को सारी शराइत बता दी थी। दावर ने भी ओके किया उन्हें और जमाली को थाने से लेकर किड्स हाउस पहुंचने का कहकर खुद का शान वाला आ गया था। गाजिया अफसार धड़ धड़ दरवाज़ा पीट रही थी। गेट कीपर ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। गेट पे भी सिस्टम लगा था, मगर अंदर सब सोने की वजह से कोई भी अलर्ट नहीं था। गेट कीपर ने बड़ा सा गेट खोला। लड़की की अबतर हालत थी। वो नंगे पैर और दुपट्टा आधे से ज़्यादा ज़मीन पे लटक रहा था। हाँ, बाल कैचर से बाहर बेतरतीब हो रहे थे। गेट कीपर ने उसकी हालत देखी तो जालीदार गेट भी खोल दिया और उसे अंदर बुलाया। फिर वही हुआ। वो मेरे पीछे है। वो बहुत मुश्किल से बोलने की कोशिश करने लगी, तभी दूसरे गेट कीपर के सर पे टाइगर पहुंच चुका था। टाइगर ने मेन लाइन ऑफ की और पूरे घर में अंधेरा छा गया। अफसार आलम ने भी अंदर कदम रखे। टाइगर ने दोनों गेट कीपर्स को एक पिलर के साथ बांध दिया। इस मिशन में गाजिया ज़हीर भी पेश थी। कुछ चार्जिंग लाइट्स थी जो ऑन हो चुकी थी। अफसार आलम इन दोनों को साथ लिए अंदर बढ़े थे जब सामने से एक मोटी ताज़ा बिल्ली ने गाजिया ज़हीर को घूरा था, बल्कि वो फौरन उसके कदमों के करीब आई थी। गाजिया ज़हीर दो आदमियों को बांध कर आ रही थी। तब नहीं वो डरी थी, मगर इस बिल्ली ने उसकी जान निकाल ली थी। वो उछलकर वापस मुड़ी और अफसार आलम के गले जा लगी। सच शुक्र के अफसार आलम टाइगर से आगे था, वरना वो टाइगर के गले जा लगती और शर्मिंदगी अलग उठानी पड़ती। गाजिया ज़हीर ने इतनी ज़ोर से चीख मारी कि घर के सब लोग उधर भागे आए थे। अफसार आलम इस अफ्ताद के लिए तैयार नहीं था। अफसार आलम तो उसकी एक झलक के लिए घंटों बिता देता था। वो जब देखता था तो खुद के हवासों में नहीं रहता था। और अभी तो वो अजीज़े जान लड़की उसकी बीवी बन चुकी थी। उस पे उसके होठों का वो लम्स भी अभी तक उसे याद था, मगर सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वो सब भूल गया था। टाइगर ने तेज़ी से एक 13 साल लड़के को दबोचा था और उसकी चीख सुनकर ही अफसार आलम होश में आया और आंखें बंद करके खड़ी गाजिया ज़हीर, जिसने अफसार आलम के कमर के गिर्द अपनी दोनों बाहों का घेरा किया हुआ था, हड़बड़ाकर पीछे हटी थी। अगर तुम दोनों में से कोई भी हिला तो मैं इस बच्चे की खोपड़ी उड़ा दूंगा, टाइगर अपनी भारी आवाज़ में दहाड़ा था। अफसार आलम गाजिया को अपने पीछे करता आगे बढ़ा। कौन हो तुम? समरीना फ़खरुद्दीन ने डरते डरते और कपकपाते हुए पूछा। इन दो मियाँ बीवी की हालत गैर हुई थी। क्या चाहते हो तुम? फ़खरी का दामाद भी
क्या चाहते हुए तुम? फखरी का दामाद भी हिम्मत करके बोला। वो इतना सूखा सा था कि गाजिया ज़हीर को लगा अगर मैं ऐसे फूंक मार दूं तो ये तो यूं ही उड़ जाएगा। वो अफसार आलम के पीछे छुपी साकिब इन सबको पटर पटर देख रही थी। अपने बाप को कॉल मिलाओ, अफसार आलम ने एहतराम से उस लड़की को कहा। मगर क्यों? मुजरिम बाप की बेटी निडर भी है। अफसार आलम ने उसे कहा। क्या कहा? मेरा बाप मुजरिम है? तो तुम क्या अफसार आलम हो? तो तुम क्या हो अफसार आलम? अच्छा, तो तुमने मुझे पहचान लिया है, तो फिर पूछ क्यों रही हो? खुर्रम, काम हो गया है, अलर्ट रहो। आखिरी अल्फाज वो हमेशा यही अदा करता था। दावा को इतला कर दो, मैं ज़रा बिज़ी हूँ। अफसार आलम रिलैक्स हुआ। आप हमारे साथ ताउन करेंगी तो आपके लिए आसानी होगी। अफसार आलम टीवी लाउंज में रखे सोफे पे बैठता है। उसने गाजिया ज़हीर का हाथ पकड़कर उसे भी अपने बराबर बिठा लिया। मेरा हस्बैंड तो हीरो है, गाजिया ने पहली बार दिल से और दिल में ही उसकी तारीफ की। टाइगर, बच्चे को गाड़ी में ले जाओ। टाइगर अपना पिस्तल उस बराबर समत की कनपट्टी पे रखा हुआ था। चलो बाहर, गेट बाहर। टाइगर ने उसे आगे चलने को कहा। प्लीज़, मेरा इकलौता बेटा है, उसे छोड़ दे। उसने क्या बिगाड़ा है आपका? समद आगा ने भी हिस्सा लिया, जो बाबर का बाप था। बिगाड़ा तो हमने भी कुछ नहीं, तुम्हारे बाप फखरी का और ना अफसार किड्स हाउस के बच्चों ने। उसने मोबाइल ऑन किया और फ्लैश दीवार पे मारी जहां अंधेरा था। वो जैसे 72 स्क्रीन वाज़ेह हुई थी। दोनों मियाँ बीवी ने गर्दनें उठाई थी। जहाँ कुछ नकाबपोश बच्चे चीख रहे थे, जो बच्चे डर कर रो रहे थे। उन पे गाजिया ज़हीर ने भी इस मंजर को एक बार फिर देखा था। ये सब तुम्हारे बाप ने किया है। उनको कॉल करो, उन गुंडों को बुला ले और जो जो मैं कहूँ वो मानता जाए, वरना उसकी इकलौती बेटी के इकलौते बेटे की शक्ल देखने नसीब नहीं होगी। वो उठा। गाजिया ज़हीर का हाथ उसने यूं ही पकड़ा हुआ था जैसे वो कोई बच्ची हो और हाथ छोड़ने पर गुमनाह हो जाए। मामा, मुझे बचाएं प्लीज़, मुझे बचाएं। टाइगर के आगे वो बच्चा चिल्ला रहा था, रो रहा था। गाजिया को एक लम्हे के लिए तरस भी आया, मगर वो चुपचाप अफसार आलम के पहलू में चलती जा रही थी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।